हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आंचल गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दूसरी नॉवल जिसका नाम है मिसेस डैलोवी और इसे लिखा है वर्जीनिया वुल्फ ने। तो आपका जो ये पेपर है, इस पेपर में टोटल 3 वर्क्स हैं, नॉवल एंड एक नोवेला भी है, 2 नॉवल एक नोवेला। सो वी ऑलरेडी हैव कवर्ड लाइक एक हार्ट ऑफ डार्कनेस और इस वीडियो में हम ये कवर कर रहे हैं which is 20th century novel paper of your 5th semester दिल्ली यूनिवर्सिटी BA इंग्लिश ऑनर्स। तो अगर आपने सिलेबस नहीं पता है आपको और आपने नहीं देखी क्या क्या चीज़ें आ रही हैं तो वो भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, तो यू कैन चेक आउट माय चैनल। और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप मेरे चैनल पे जाके वो भी देख सकते हो। अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द दिस नॉवल विच इज़ मिसेस डैलोवी। और वर्जीनिया वुल्फ का नाम कोई नया नहीं है आप लोगों के लिए। सेमेस्टर 3 में आप लोग इनका एक वर्क विच वाज अ ऐसे पढ़ के आ रहे हो लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। और जैसा कि उस वर्क में इन्होंने बताया था कि किस तरीके से उस टाइम पे इन्होंने बहुत सारे राइटर्स को क्रिटिसाइज़ करा था और बोला था कि कौन सा एक सही तरीका होना चाहिए। जो ट्रेडिशनल राइटिंग स्टाइल होती थी जहाँ पे एक सिंपल बाहरी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता था, प्लॉट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। वर्जीनिया वुल्फ उस राइटिंग स्टाइल से हट के एक नया राइटिंग स्टाइल में लिखती हैं एंड द नेम ऑफ दैट राइटिंग स्टाइल इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जहाँ पे कैरेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है वो सारी बातें होती हैं, ना कि बाहर क्या चीज़ें चल रही हैं। और जहाँ पे सिंपल स्टोरी टेलिंग नहीं रहेगी, लाइक प्रॉपर बिगिनिंग मिडिल एंड ये सब नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग सकता है। सो दैट्स द मॉडर्न राइटिंग स्टाइल एंड वही मिसेस डैलोवी का भी राइटिंग स्टाइल है। सो वेन एवर यू विल रीड अ नॉवल इट मे कैन फील लाइक वो आपको थोड़ा हार्ड लग सकता है, बट हियर वी आर गोइंग टू टैकल एवरीथिंग आउट और ईजिली। तो सबसे पहले हम वर्जीनिया वुल्फ के बारे में और जानते हैं। तो ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश मॉडर्निस्ट राइटर मानी जाती हैं। इनका जन्म लंदन इंग्लैंड में हुआ था, एक बहुत ही एडुकेटेड लिटरेरी फैमिली में। ये एक नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट और लिटरेरी क्रिटिक थी। और एक चीज़ और आप ध्यान रखना, बिकॉज नाउ यू पीपल, अगर आप लोगों में से कोई लोग एस्पायर कर रहे हो CUET PG तो या फिर कोई भी लिटरेरी एग्जामिनेशंस को, तो ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। तो इन्होंने एक ग्रुप बनाया था, द नेम ऑफ दिस ग्रुप वाज ब्लूम्सबेरी ग्रुप, और एक ऐसा सर्कल था जहाँ पे बहुत सारे राइटर, आर्टिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स आते थे, बातचीत करते थे। तो बाकी और भी मेंबर्स थे, वर्जीनिया वुल्फ के हस्बैंड भी थे उसमें और बाकी भी राइटर्स इस ग्रुप में थे। इनका ऐसा मानना था कि लिटरेचर जो है ना, लिटरेचर को इनर थॉट्स को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। कि मान लो ह्यूमन बींग्स के जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो एक्चुअली प्ले कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स को, तो वो क्या फील कर रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, उनका थॉट प्रोसेस कैसा चल रहा है, उस चीज़ को भी, उस पार्ट को भी लिटरेचर को एक्सप्रेस करना चाहिए। एंड केवल एक्सटर्नल इवेंट को नहीं बल्कि इनर थॉट्स को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। ये फेमस बनी फॉर यूजिंग द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस। एंड बाकी के और भी इनके कुछ मेजर वर्क्स जो हैं, पहला तो एक मिसेस डैलोवी है, रिमेंबर द डेट 1925 इट वाज पब्लिश्ड। देन टू द लाइट हाउस, ऑरलैंडो, द वेव्स, अ रूम ऑफ वॉन्स ओन, ये तो हर किसी को पढ़ना चाहिए। तो ये सब कुछ इनके मेजर वर्क्स हैं। एंड अगर हम इनके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती थी विद डिप्रेशन एंड मेंटल इलनेस थ्रू आउट ऑफ हर लाइफ। सी हैज़ फेस दिस थिंग एंड इनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा हम देखेंगे। एक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इस वर्क में है विच इज़ मिसेस डैलोवी, सो वी नीड टू कीप दैट इन आवर माइंड। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है यहाँ पे। स्पेशली जो कैरेक्टर सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ हैं, हम 2 कैरेक्टर्स देख रहे होंगे, 2 कैरेक्टर्स की पैरेलल स्टोरीज देख रहे होंगे, तो वहाँ पे जो दूसरे कैरेक्टर हैं उनसे बहुत ज़्यादा रिलेट हो रहा है एंड वहाँ पे एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है। 1941 में ड्यूरिंग द अनदर सीवियर एपिसोड ऑफ मेंटल इलनेस वर्जीनिया वुल्फ की डेथ हो जाती है। एंड ये डेथ होती है इनकी सुसाइड के द्वारा। सी ड्रॉन हर सेल्फ इन द रिवर एंड इनकी डेथ हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा ये मेंटल डिप्रेशन से गुजर रही थी और वो सब चीज़ों का जिक्र हम इस नावल में, इन नावल के एक कैरेक्टर जो कि ये हैं, इनके थ्रू हम देखेंगे। अगर हम बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट की बात करें जो ये वर्क होने वाला है, तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये पब्लिश हुआ 1925 में। अब थोड़ा आप कॉन्टेक्स्ट देखो तो ये जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वार वन, मतलब जस्ट आफ्टर नहीं बट वर्ल्ड वार वन के बाद इसको पब्लिश करा जा रहा है। अब वॉर जो हुआ था
एक इतना ह्यूज मान लो वॉर, उस वॉर ने बहुत सारे लोगों को, आम जनता को, ऑर्डिनरी लोगों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करा था। कई लोग फिजिकली और इमोशनली मानो टूट चुके थे। एंड हम जो एक कैरेक्टर देखेंगे सेप्टिमस, कहीं ना कहीं वही हिडन सफरिंग को वो दिखाएंगे। अब नॉवल जो है एक मॉडर्निज्म का एग्जाम्पल भी है, बिकॉज जैसा मैंने बोला आपको कि ये ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग से एक ब्रेक ले रहा है एंड इट्स मूविंग टुवर्ड अ न्यू राइटिंग स्टाइल जो कि साइकोलॉजी, मेमोरी और कॉन्सियसनेस पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। इवन वुल्फ ने विक्टोरियन स्टाइल ऑफ राइटिंग को, और जो डिटेल्स होती है बाहर की चीज़ों पे ज़्यादा जो ध्यान देना, डिटेल प्लॉट्स को, उसको इग्नोर कर रही हैं। इंस्टेड सी इज एक्सप्लोरिंग द इनर लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। एंड जो नॉवल है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है इवन सोशल डिविजन, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर एंड चेंजिंग वैल्यू ऑफ पोस्ट वॉर इंग्लैंड। एंड दिस नॉवल इज ऑल्सो क्वेश्चनिंग दैट हाउ सोसाइटी ट्रीट्स, किस तरीके से सोसाइटी किस नज़रिए से उस टाइम पे मेंटल इलनेस को देख रही थी, वुमेन्स फ्रीडम और सेक्सुअल आइडेंटिटी के बारे में भी बात करी है इन्होंने। एंड जो पूरा नॉवल है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात होने वाली है कि केवल एक दिन, अब देखो ये एक नया राइटिंग स्टाइल का पार्ट है कि लंदन में केवल एक दिन में पूरी कहानी खत्म हो जा रही है। एक दिन में कैरेक्टर के दिमाग में क्या क्या चल रहा है, और कैरेक्टर कैसे, द स्टोरी इज जस्ट ऑफ अ वन डे, बट जो कैरेक्टर है वो 30 साल पहले की कहानी सोच रहा है अपने दिमाग में एंड ऑल। तो सिंगल डे कंटेन्स अ लाइफ टाइम ऑफ मेमोरीज का कहीं ना कहीं एक शो है इस नॉवल को लेके, मतलब नॉवल ये चीज़ शो कर रहा है। एंड क्लैरिसा एंड सेप्टिमस, रिमेंबर दीज टू नेम्स, दीज आर गोइंग टू बी आर टू कैरेक्टर इन दिस नॉवल। एक होने वाली है हमारी क्लैरिसा, एक मिडिल एज्ड वुमेन, और सेप्टिमस, दोनों के एक पैरेलल स्टोरी चलेगी और हम उसको देख रहे होंगे। तो इनके थ्रू जो वर्जीनिया वुल्फ है वो बहुत सारे यूनिवर्सल थीम्स जो आज भी हमारी लाइफ पे भी अप्लाई होती हैं, जैसे लाइफ हो गया, डेथ, मेमोरी, टाइम, वक्त बीतता जा रहा है, वक्त तो किसी के लिए वेट नहीं करेगा, वो चीज़ भी हम देखेंगे। क्लॉक का कैसे एक इम्पॉर्टेंस दिखाया गया है इस नॉवल में, टाइम का कैसे दिखाया गया है कि टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है। और कई बार ना मेमोरीज बन जाती हैं कुछ चीज़ें, लव, लोनलीनेस, सैनिटी, इंसैनिटी, एंड इवन सर्च फॉर आइडेंटिटी, ये सब जो कुछ मेजर थीम्स है जो राइटर एक्सप्लोर कर रही हैं। सो वील सी दिस एज वेल। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। नाउ लेट्स कम टू द स्टोरी, द समरी ऑफ द नॉवल। तो नॉवल की सेटिंग है लंदन ऑन वन डे इन जून, फ्यू ईयर्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। तो इसकी भी सेटिंग ये है। एंड देखो जैसा मैंने बोला ये बात कि स्टोरी की पूरी कवरेज एक दिन में हो रही है, बट कैरेक्टर जो है ना अपने दिमाग में, अपनी मेमोरीज में हमें अपने पास्ट में लेके जा रहे हैं, और पास्ट में जाके वो कैसा फील कर रहे थे, उनकी क्या सिचुएशन थी, वो सब कुछ हमें पता चल रहा है। दैट इज़ वाई द नॉवल फील्स मच बिगर देन अ सिंगल डेज इवेंट। हालांकि सब कुछ हमें एक दिन की स्टोरी है, एक दिन की कहानी है, बट द कैरेक्टर्स किस तरीके से, कई बार हम होते यहाँ पे हैं फिजिकली, बट हमारा दिमाग कहाँ कहाँ ट्रैवल कर लेता है, वो चीज़ वर्जीनिया वुल्फ की राइटिंग है, एंड वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। एंड अगेन वही चीज़ बताई गई है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस का टेक्निक यूज़ कर रही हैं। सो वी लर्न अबाउट कैरेक्टर्स थ्रू देयर थॉट्स, मेमोरीज, फीलिंग इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल प्लॉट। मतलब ये हो रहा है, वो हो रहा है करके हम नहीं देखेंगे, कैरेक्टर के दिमाग में उनकी थॉट्स प्रोसेस कैसी है, उनकी यादें क्या हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, तो हमें उनके बारे में, उनकी पर्सनालिटी के बारे में पता चलेगा, प्लस उनकी लाइफ के बारे में भी पता चल रहा है। सो कमिंग टू द वेरी फर्स्ट कैरेक्टर इन दिस नॉवल, हु इज़ क्लैरिसा डेलोवी। तो आपको नाम याद रखना है। पहली जो कैरेक्टर है हमारे इस नॉवल में, उनका नाम है क्लैरिसा डेलोवी, और स्टोरी की जो बिगिनिंग है ये इनसे ही होती है। सी इज़ अ मिडिल एज्ड वुमन फ्रॉम लंडन्स अपर क्लास सोसाइटी से हैं ये। एंड दिखाया जाता है हमें इस नॉवल में कि ये प्रिपेयर कर रही हैं, ग्रैंड पार्टी होस्ट करने वाली हैं आज शाम को, और उसके लिए अपने घर को सजा रही हैं। एंड घर को सजाने के लिए ये डिसाइड करती हैं कि ये बाहर जाएंगी और फ्लावर्स खरीद के लाएंगी खुद के लिए, ठीक है। अब जैसा दिखाया जाता है हमें कि ये जैसे वॉक करती हैं, बाहर जाती हैं स्ट्रीट्स पे, लंदन की स्ट्रीट्स का बहुत जगहों का मेंशन करा गया है। सी इज़ पासिंग प्लेसेस लाइक बॉन्ड स्ट्रीट, पिकेडिली, रेजेंस पार्क, ये सब नाम लिए गए हैं, ग्रीन पार्क, यहाँ पे ये जाती हैं। एंड डिफरेंट साइट एंड साउंड ब्रिंग बैक ओल्ड मेमोरीज। अब जैसे जैसे ये लंदन से इन जगहों से गुजर रही हैं, जो चीज़ें देख रही हैं, इनके दिमाग में ना मेमोरीज, हमारा दिमाग कई बार कैसे किसी चीज़ को देख के हम कुछ और ही सोचने लगते हैं, तो वो सब इनके दिमाग में होता है। तो ये क्या रिमेंबर करती है, अब हम इनके चले गए दिमाग में, मतलब इनके थॉट्स में, ये हो नहीं रहा है, ये सोच रही हैं। तो वाइल वॉकिंग ये याद करती हैं अपने यूथ को कि जब ये यंग थी, एट बॉटन, दिस इज़ अ प्लेस, तो यहाँ पे थी। एंड ये याद करती हैं एक पीटर वेल्स नाम के आदमी को, जो
इस आदमी से एक टाइम पे ये बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। एंड इवन जो ये पीटर है ये भी इनसे शादी करना चाहता था, बट क्लैरिसा को ऐसा लगा कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल, पॉसेसिव और डिमांडिंग काइंड पर्सन है, इसीलिए इन्होंने पीटर को नहीं चूज़ करा। एंड इन्हें ऐसा उस टाइम पे लगा कि रिचर्ड डैलोवी जो आज के डेट में इनके हस्बैंड हैं, इनसे शादी करना ज़्यादा बेटर है, बिकॉज ही वुड गिव हर मोर फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस मोर देन पीटर वेल्स। तो ये सोच रही हैं ये बात, इसीलिए इन्होंने रिचर्ड को चूज करा इंस्टेड ऑफ पीटर। एंड पीटर के बारे में थोड़ा बहुत ये सोचते हैं कि उसने इंग्लैंड छोड़ दिया है, वो इंडिया गया एंड देयर ही मैरिड समबडी, बट लेटर ही गॉट सेपरेटेड फ्रॉम हिज वाइफ एंड हैज़ नाउ रिटर्न टू लंडन। ठीक है, अब लंदन में ही ये रह रहा है आदमी। अब ये सब सोचते सोचते क्लैरिसा फील्स सी मेड अ राइट डिसीजन बाय मैरिंग रिचर्ड। ये भी मतलब अपने दिमाग में सोच रही है, अच्छा हुआ मैंने ये डिसीजन ले लिया, मैंने रिचर्ड से शादी करी, ये बातें सोच रही हैं। फिर तुरंत इनका जो थॉट है ना वो जंप कर जाता है एंड ये सेली सेटॉन के बारे में सोचने लगती हैं। इनकी एक क्लोज फ्रेंड है सेली सेटॉन। अब देखो, ड्यूरिंग देयर यूथ ये दोनों एक इमोशनल बॉन्ड शेयर करती थी एंड दैट डेवलप इनटू रोमांटिक अट्रैक्शन। नाउ प्लीज फोकस हियर, यहाँ पे सेली सेटॉन इनकी फीमेल फ्रेंड है एंड इनके साथ यहाँ पे रोमांटिक अट्रैक्शन की बात करी जा रही है। तो अगेन सेक्सुअलिटी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है जो राइटर एक्सप्लोर कर रही हैं। तो क्लैरिसा को याद आता है दैट शी रिमेंबर्स सेली किस एज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ हर लाइफ। मतलब यहाँ से हमें ये पता चलता है कि दिस वॉज समथिंग जो इन्हें खुशी देती थी, हैप्पीनेस देती थी। बट अगेन सोसाइटी को लेके ये वो चीज़ कंटिन्यू नहीं कर पाई। बोलती हैं कि इनकी लाइफ में वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मोमेंट तब था जब इन्होंने सेली को किस करा था, बट अगेन वो हैप्पीएस्ट था, बट सी इज़ नॉट कंटिन्यूइंग दैट मोमेंट, जो कि एक अगेन ट्रुथ शो कर रहा है। फिर अब अपने प्रेजेंट में आ जाती है, ये सब बातें सोच रही होती है, फिर ये प्रेजेंट में आ जाती है, अपनी बेटी के बारे में सोचने लगती हैं। इनकी डॉटर है एलिजाबेथ, और एलिजाबेथ जो है ना अपने टीचर मिस किलमैन, अगेन सी इज अ मिस किलमैन एंड एलिजाबेथ इज ऑल्सो अ गर्ल, सो हियर ऑल्सो सेक्सुअलिटी के बारे में बात करी जा रही है, फीमेल सेक्सुअलिटी के बारे में। तो मिस किलमैन और एलिजाबेथ के बीच में एक बहुत ज़्यादा क्लोजनेस है, और इस चीज़ को देख के क्लैरिसा को बड़ा अच्छा नहीं लगता है। वो मिस किलमैन को बिल्कुल लाइक नहीं करती है। उन्हें लगता है कि मिस किलमैन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस इनकी बेटी एलिजाबेथ पे है, एंड इवन सी सस्पेक्ट्स दैट क्या पता इन लोगों के बीच में कोई रोमांटिक अटैचमेंट तो नहीं है जैसे इनका था। तो वैसे ही वो चीज़ें सोचती हैं एंड बहुत ज़्यादा एक सोसाइटी का शो ऑफ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड इनको लगता है एंड इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ये घबराई हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं है ये सब। अब ये सब तो इनके दिमाग में चल रहा था, एक पॉइंट ऑफ स्टोरी है ना, एक पैरेलल स्टोरी हमें इस नॉवल में दिखाई जा रही है दूसरे कैरेक्टर की। एंड ये जो कैरेक्टर है ये बहुत ज़्यादा रेजोनेट हो रहा है वर्जीनिया वुल्फ की खुद की लाइफ से, एंड इनका नाम है सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ। पूरा नाम है सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ, और इनकी पैरेलल स्टोरी इस नॉवल में चल रही है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। अब देखो, क्लैरिसा और ये सेप्टिमस आपस में ये लोग कभी भी मिले नहीं हैं एक दूसरे से, लेकिन जैसा मैंने बोला स्टोरी रन हो रही है पैरेलल। तो इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये एक बार एक इंटेलिजेंस हार्ड वर्किंग यंग मैन थे, मतलब हैं, अभी भी हुआ करते थे। लेकिन वर्ल्ड वार 1 के दौरान हुआ क्या, इन्होंने आर्मी में सर्व करा विथ अ ग्रेट करेज, और इनके एक क्लोज फ्रेंड थे जिनका नाम था ऑफिसर इवेंस। और ऑफिसर इवेंस की ना डेथ हो जाती है वॉर के दौरान। ठीक है, अब ऑफिसर इवेंस के डेथ ने सेप्टिमस के दिमाग पे ऐसा असर करा है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा मिल चुका है इन्हें, मतलब उनका जो लॉस है उसने इनको इतना डीपली अफेक्ट करा है कि हर बार ये उसी चीज़ को सोचते रहते हैं एंड घबराते रहते हैं। वॉर के बाद ये इवन इटली गए, इन्होंने वहाँ जाके शादी करी रेजिया नाम की एक लड़की से, बट मैरिज के बाद भी वो कभी भी वॉर की मेमोरी से रिकवर नहीं कर पाए। अब यहाँ पे नॉवल में हमें राइटर शो कर रही हैं कि किस लेवल का अफेक्ट करा उस वॉर ने। वॉर ख़त्म हो जाने के बाद भी लोगों के दिमाग पे, मान लो जिन्होंने वॉर में सर्व करा था, किसी अपने को खो दिया, तो क्या अफेक्ट रहा उनके दिमाग पे, कितने लंबे टाइम तक वो ट्रॉमा रहा। और मेंटल इलनेस के बारे में उस टाइम पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता था, सैनिटी इंसैनिटी ये सब थीम है यहाँ पे जो राइटर बात कर रही हैं। तो कभी भी रिकवर नहीं कर पाए सेप्टिमस, एंड हर बार उन्हें हॉन्टेड सा फील होता था, ऐसा लगता था इवेंट्स उनके साथ है आ गए हैं, एंड कई बार रियलिटी से टच उनका खो जाता था। मतलब एक तरीके से मेंटली डिप्रेस्ड हो चुके थे और एक तरीके से एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा झेल रहे थे।
अब जो इनकी वाइफ है उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तो इसीलिए वो इनको लंदन लेके आई कि लंदन में अच्छे डॉक्टर से ये लोग बात करेंगे, इनकी ट्रीटमेंट होगी और ये रिकवर हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर्स को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, इनको कोई समझ नहीं पा रहा था। तो सबसे पहले जो डॉक्टर थे जिनसे सेप्टिमस की ट्रीटमेंट कराई गई वो थे डॉक्टर होम्स, और इनका मानना था कि कुछ भी गलत नहीं है इस इंसान के साथ, क्यों ये ऐसा कर रहा है, नथिंग इज रॉन्ग विथ हिम। अब देखो यहाँ पे मेंटल इलनेस को डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे हैं। बाद में इनको एक दूसरे, अब ये नाम आपको याद रखना होगा बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट नाम है, बाद में इसका कॉन्टेक्स्ट हम देखेंगे। तो सर विलियम ब्रैडसॉ एक फेमस साइकेट्रिस्ट है, तो इनके पास इनकी वाइफ लेके जाती हैं एंड सर विलियम बोलते हैं दैट सेप्टिमस हैज सफर्ड अ सीवियर नर्वस एंड मेंटल ब्रेकडाउन। अब देखो ये है साइकेट्रिस्ट, इनको पता चल जाता है, ये बोलते हैं कि जो ये सेप्टिमस है ना, इनको नर्वस और मेंटल ब्रेकडाउन हो रखा है। और अब का सिनेरियो क्या है, ये जो डॉक्टर्स हैं ना इनकी मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन सेप्टिमस की लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से ये जल्दी से ठीक हो जाए, बट कोई इन्हें समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। एंड सेप्टिमस इन लोगों को एज अ क्रूअल एंड ऑपरेसिव फिगर देखने लगते हैं रेदर देन अ हीलर, यानी ये डॉक्टर्स इनके लिए हीलर नहीं होते हैं बट लाइक अ क्रूअल फिगर बन जाते हैं। अब थोड़ा अब कहानी में शिफ्ट होता है, इतना हमें सेप्टिमस के बारे में पता चल गया, क्लैरिसा के बारे में पता चल गया। अगेन हम क्लैरिसा की लाइफ पे जंप करते हैं। तो क्लैरिसा जो है घर वापस आती हैं एंड शी इज़ रिपेयरिंग हर ग्रीन ड्रेस फॉर द इवनिंग पार्टी। एंड पीटर वेल्स, आपको याद हो पहला लवर जिनसे ये, मतलब पीटर वेल्स भी इनसे शादी करना चाहता था, ये आता है कुछ साल बाद इनसे मिलने एंड ये लोग बातें करते हैं, अपने पास्ट रिलेशनशिप को याद करते हैं। पीटर कहता है दैट ही स्टिल लव्स क्लैरिसा एंड फील्स दैट हिज ओन लाइफ हैज़ बीन अनसक्सेसफुल, एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल और रोने भी लगता है वो। क्लैरिसा उसे कंफर्ट करती हैं एंड एट 11:30 मार्क्ड बाय द साउंड ऑफ बिग बैन, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो क्लॉक में ऐसा टाइम बजता है और पीटर ना चला जाता है, बोलता है कि बाद में शाम को मैं पार्टी अटेंड करने आऊँगा ना। यहाँ देखो टाइम का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे टाइम ये शो कर रहा है कि टाइम किसी के लिए वेट नहीं करता, टाइम तो बीतता जा रहा है ना। जो तुम्हारे पास पीटर और क्लैरिसा एक टाइम पे वो लोग साथ थे, बट वो टाइम बीत चुका है, अभी टाइम अगेन किसी के लिए वेट नहीं कर रहा है, इट्स गोइंग। और जो तुम्हारी पुरानी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो गई, वो मेमोरी बन गई, ठीक है, ये चीज़ शो कर रहा है। अब अगेन सेप्टिमस की लाइफ पे हम आते हैं। तो सेप्टिमस अपने मेंटल कंडीशन उसकी ना बहुत ज़्यादा अभी ख़राब हो जा रही है, उसको लग रहा है कि सोसाइटी के लोगों ने उसे ट्रैप कर लिया, यहाँ पे मतलब एक बंद चुका है। इवन डॉक्टर्स भी उसे समझ नहीं पा रहे हैं उसकी सफरिंग्स को, कि किस लेवल के पेन के थ्रू वो गुजर रहा है। डॉक्टर होम्स, अब उसी दौरान क्या होता है कि डॉक्टर होम्स आते हैं इसको वापस से ले जाने, एंड एट दैट टाइम सेप्टिमस डिसाइड्स दैट डेथ इज़ द ओनली एस्केप। अब देखो ये सेप्टिमस को ऐसा लगता है कि अब इन सब चीज़ों से ना इन सब चीज़ों को वो झेल नहीं पा रहा है, और उसको बस यही लगता है कि मौत ही, अब इन मतलब नहीं होता है कोई फंस गया है किसी चीज़ में, एक जाल में, तो मौत ही उसका एक सॉल्यूशन इसे लगता है। एंड ही जम्प्स आउट ऑफ अ विंडो एंड कमिट्स सुसाइड। नाउ दिस सुसाइड थिंग इज अगेन ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट विच इज़ रिलेटेड टू वर्जीनिया वुल्फ लाइफ। तो ये चीज़ होती है। उसके बाद पार्टी का सीन हमें दिखाया जाता है, सेप्टिमस की हो गई डेथ, तो शाम को क्लैरिसा की जो लॉन्ग अवेटेड पार्टी है वो बिगिन होती है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट गेस्ट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आए हैं, पीटर वॉल्स भी आए हैं अटेंड करने। अब आपको बोला था मैंने इनका नाम याद रखने को, ये वही साइकेट्रिस्ट हैं विलियम बॉर्ड्स और इनकी वाइफ, ये लोग भी आते हैं, बट ये लोग थोड़े लेट आते हैं। लेडी ब्रैडसॉ जो है वो बोलती हैं कि लेट हो गया बिकॉज जो सर विलियम का एक पेशेंट ने उसने सुसाइड कमिट कर लिया, इसीलिए हम पार्टी के लिए लेट हो गए। और वो पेशेंट का नाम क्या था, सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ। अब आप देख रहे हो दोनों क्लैरिसा और सेप्टिमस एक दूसरे को जानते नहीं थे, बट एट दिस पॉइंट क्लैरिसा को सेप्टिमस के बारे में पता चला। अब ये चीज़ सुन के इसका रिस्पॉन्स क्या होता है, ये तो कभी उससे मिली नहीं है, बट फिर भी सेप्टिमस के डेथ ने क्लैरिसा को बहुत ज़्यादा डीपली अफेक्ट करा, और कहीं ना कहीं चुप रही, कुछ उसने बोला नहीं, बट सी इज़ रिफ्लेक्टिंग इन हर माइंड अबाउट हिज सुसाइड। एंड उसको लगता है कि सेप्टिमस ने डेथ को चूज़ कर लिया रेदर देन अलाउ सोसाइटी टू डिस्ट्रॉय हर इनर सेल्फ। ये सब चीज़ें सोचती है कि, क्योंकि देखो क्लैरिसा भी वो सब चीज़ों से गुजर रही है, उसे भी कुछ चीज़ें अच्छी लग रही है अपने लाइफ के बारे में। कई बार हम कितनी प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, जूझ रहे होते हैं अंदर अंदर, कई इंसान होते हैं वो गिव अप कर देते हैं, जैसे सेप्टिमस के कैरेक्टर के थ्रू वो दिखाया गया है।
तो वही चीज़ ये क्लैरिसा एक्चुअली रिफ्लेक्ट कर रही है उन बातों को, दैट हाउ सेप्टिमस डिसाइडेड और टू किल हरसेल्फ। नाउ एट दैट सेम टाइम उसको रियलाइज होता है दैट हाउ फॉर्चुनेट सी इज टू हैव रिचर्ड लव एंड सपोर्ट विच इज हेल्प हर टू रिमेन इमोशनली स्टेबल। एंड यही चीज़ मतलब एंडिंग बिल्कुल ऐसे होती है कि वो रिफ्लेक्ट करती है उसके सुसाइड पे, कि मैं भी ये चीज़ सोचती हूँ किस तरीके से उसने किया था, मतलब डीपली इस बात ने उसको अफेक्ट कर दिया। और नॉवल ख़त्म होती है, पार्टी भी ख़त्म हो जाती है, एंड पीटर जो है वो क्लैरिसा को देख रहा है विथ एडमायरेशन एंड डीप इमोशन। इवन आफ्टर ऑल दिस ईयर ही स्टिल लव्स हर। और जो नॉवल की एंडिंग होती है बिना किसी ड्रामेटिक कंक्लूजन, कोई कंक्लूजन नहीं है, लीविंग रीडर्स टू रिफ्लेक्ट ऑन। अब हम रीडर्स को बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया गया है दैट the whole novel is reflecting something universal, which is life, death, memory, love, time and human consciousness। इन सब चीज़ों को रिफ्लेक्ट करते हुए ये नॉवल ख़त्म हो जाता है कि वक्त किसी का वेट नहीं करता। साथ ही साथ जो पास्ट ट्रॉमा है वो कभी ना हमें छोड़ते नहीं है, दे कीप टेरिफाइंग अस। वक्त वक्त पे वो आके हमें टेरिफाई करते रहते हैं। एंड हीलिंग के बारे में, ऑब्वियसली सैनिटी इंसैनिटी के बारे में, लाइफ डेथ, इन सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में रिफ्लेक्ट करते हुए मतलब एंड कर दिया गया है इस नॉवल को। कमिंग टू द मेजर थीम्स ऑफ दिस नॉवल, तो सबसे पहले टाइम एंड मेमोरी का एक बहुत बड़ा थीम है। कैसे हमने देखा कि पूरी कहानी तो केवल एक सिंगल डे में हो रही है, बट वी आर सीइंग हाउ कैरेक्टर कॉन्स्टेंटली मूव बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट अपने मेमोरीज के थ्रू। तो मेमोरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एंड इवन विल्फ सोज दैट आवर पास्ट कंटिन्यू टू शेप आवर प्रेजेंट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम आपने बिलव भी में भी वो चीज़ देखी थी कि किस तरीके से पास्ट कंटिन्यूज टू अफेक्ट एंड पास्ट कंटिन्यूज टू शेप योर प्रेजेंट। लाइफ एंड डेथ का भी एक थीम है दैट हाउ क्लैरिसा इज रिप्रेजेंटिंग लाइफ, वहीं हमारा जो दूसरा कैरेक्टर है वो डेथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इन दो कैरेक्टर्स के थ्रू जो राइटर है वो मतलब लाइफ की वैल्यू क्या है उसको रिफ्लेक्ट कर रही हैं, उसकी मीनिंग को बता रही हैं कि वैल्यू बहुत ज़्यादा है लाइफ की। सैनिटी मेंटल इलनेस को किस तरीके से हाईलाइट्स द साइकोलॉजिकल इफेक्ट वर्ल्ड वार 1 ने क्या हाल करा, ये एक रियलिटी भी तो शो कर रहा है कि वर्ल्ड वार 1 के बाद उस कैरेक्टर का क्या हाल हुआ। क्रिटिसाइज कर रही हैं ये डॉक्टर्स को, सोसाइटी को, कि आप लोग समझ नहीं पाते हो मेंटल इलनेस क्या होती है। मतलब लोग उस पर हंस देते हैं, कोई समझ नहीं पाता है मेंटल डिप्रेशन मेंटल इलनेस को, तो उस चीज़ को राइटर हमारी क्रिटिसाइज कर रही हैं। Then identity and human consciousness is the another theme. The novel explored people's inner thought, emotion, and search for identity as well. We saw कि क्लैरिसा ने बोला कि मेरा happiest moment था when I kissed my female friend. But again, she is not able to actually accept her identity. तो उस चीज़ के बारे में भी बात करी जा रही है। She is suggesting that person inner life is most important than outward action. यहाँ पे एक बहुत बड़ी सीख भी मिल रही है हमें इस नॉवल के थ्रू कि हमारे दिल में क्या चल रहा है, हम क्या चाहते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है इस बात से कि चार लोग क्या सोचते हैं और बाहर कैसे चीज़ें हो रही हैं और सोसाइटी कैसे अफेक्ट करेगी, उस चीज़ से ज़्यादा। एंड देन कम्स द फाइनल थीम विच इज़ लोनलीनेस एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। पूरे हमने देखा कि क्लैरिसा इज सराउंडेड बाई पीपल, you know, the characters are surrounded by people. Even that Septimus was also surrounded by his wife, डॉक्टर्स थे, सब लोग थे, बट स्टिल वो अकेला फील कर रहा था। लोनलीनेस यही तो होती है कि बहुत सारे लोगों के बीच में भी जब आप अकेला फील करो ना, उसे ही हम लोनलीनेस कहते हैं। एंड दिस नॉवल इज शोइंग दैट हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर अ पीपल टू ट्रूली अंडरस्टैंड वन अनदर। कितना मुश्किल है ना किसी को शांत रह के भी समझ जाना एंड एक दूसरे को समझना। ये कहीं ना कहीं एक प्रिविलेज होगा अगर आपके पास कोई है जो आपको समझ रहा है एंड ऑल। So these are something universal theme I feel this novel is teaching us, and इतने सारे messages हमें provide कर रहे हैं। So I'm really hoping कि आपको ये novel समझ आया होगा, and yeah, thank you for watching.